Good morning, my dear students. Today I am in front of you with the next part of resources and development. Resources and development. We have read it before also, and we know many things of it. Next lecture, resources and colonization. First of all, we have to understand what is colonization. Colonization का मतलब होता है, इसकी हिंदी थोड़ी कठिन है, उपनिवेश। एंड व्हाट इज उपनिवेश, व्हाट इज कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश के संसाधनों को बिना किसी अधिकार के जबरदस्ती यूज करता है और वहां पर एक तरह का अपना काम चलाऊं शासन स्थापित कर देता है, उसको हम उपनिवेश कहते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस कोलोनाइजेशन इज इंडिया बिफोर 1947। 1947 के पहले भारत इसका बहुत शानदार उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। ये अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था, बट इट वाज नॉट अ कंप्लीट कंट्री, इट वाज कॉलोनी ऑफ द इंग्लिशमैन। बट आफ्टर 1947 when India got freedom, from then India is a complete country with its own administration. Rich natural resources of colonies were the main attractions for foreign invaders। जितने भी फॉरेन की इन्वेडर्स रहे हैं, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी रहे हैं, वो जहां भी जिसको भी कॉलोनीज इन्होंने बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, इसके पीछे वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन थे, या जो जैसे मिनरल्स थे तमाम प्रकार के, या तमाम तरह की अन्य चीजें थी, उसके नाते हमेशा अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर मतलब अपने उपनिवेशों पर आक्रमण करते रहे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries helped them to exploit resources of the colonized region। अब इनको जो है निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, इन जो कॉलोनीज थी उनके जो रिसोर्सेज थे, उस रिसोर्सेज का शोषण करने में इनको काफी सहायता मिली, इनको काफी मदद मिली। इंडिया हैज लर्न फ्रॉम हर पास्ट experiences that development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experiences of the people। भारत के लोगों जैसे पहले का जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर भारत को पता चला कि किसी भी संसाधन का समुचित प्रयोग या समुचित दोहन करने के लिए सिर्फ अधिक से अधिक संसाधन होना आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे पास उसके दोहन करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, और जो हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, पहले के अनुभव हैं लोगों के, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। कि हमारे वहाँ हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई लालच करे कि नहीं हमको इतना ही नहीं इतना ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए नहीं है। यानी हम अपने संसाधनों का, इसका एक बड़ा ही डीप मैसेज है, एंड द डीप मैसेज इज दैट वी यूज आवर रिसोर्सेज ओनली फॉर आवर नीड, नॉट टू फुलफिल आवर ग्रीड। अपनी जो लालच है, उस लालच को पूरा करने के लिए हम संसाधनों का यूज ना करें, बल्कि अपनी आवश्यकताओं का यूज करें। नीड ऑफ कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, कंजर्व, रिमेंबर इट, कंजर्व, एंड आल्सो नोट डाउन, कंजर्व का मतलब संरक्षित करना, यानी किसी भी चीज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे साधन हैं उन साधनों को हमें संरक्षित करना चाहिए। 5 फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए।
There is a great need of conserving our renewable and non-renewable resources. जो renewable और non-renewable resources हैं, उनको आवश्यकता है आज की हमारी कि हम उनको सुरक्षित रखें. No doubt that land, water, plants, etc. are renewable resources and can therefore be used over and over again for the satisfaction of human needs. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि है, पानी है, पौधे हैं, इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक पेड़ को मैंने काटा, फिर पेड़ लगा दिया, फिर पेड़ को काटा, फिर लगा दिया. आज जमीन पर घर बना, कल खेत बन सकता है, कल खेत बना था, आज घर बन सकता है. हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका कोई ऐसा मतलब बिस्टली यूज ना करें. बट देयर इज लिमिट ऑफ एवरीथिंग. हर चीज की एक सीमा होती है. If they are used unwisely and limitlessly, there can be a lot of problems. यदि बिना सोचे समझे अंधाधुंध इसका हम दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, ढेर सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. Not only it will be lead to their depletion, also the natural equilibrium will be disturbed. इससे न केवल इनका रिक्तीकरण होगा, रिक्तीकरण का मतलब न केवल ये समाप्त होंगे, बल्कि जो एक प्राकृतिक संतुलन होता है, प्रकृति ने जो एक संतुलन बना करके रखा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाएगा. अब हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि दैट देयर इज वेरी लेस रेनफॉल. दिस लेस रेनफॉल इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन फॉरेस्ट्स. ये जो लेस रेनफॉल है, जो फॉरेस्ट है, उसमें डिस्टर्बेंस के नाते होती है. द ग्रेट डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन of houses and industries may toll heavy on the valuable cultivated land or may lead to deforestation. अब बिना सोचे समझे ढेर सारे घर बनाना शुरू कर दें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ज्यादा जमीन लेकर के करना शुरू कर दें, तो इससे क्या होता है कि जो इससे डिफॉरेस्टेशन होगा, जो जंगल है वो कटेंगे और हमारे लिए जो कल्टिवेटेड लैंड है जिस पर हम खेती करते हैं, वो कल्टिवेटेड लैंड कहीं ना कहीं से कम होगी. इससे होगा क्या कि लीड टू फ्लड्स, बाढ़ आ सकती है, सॉइल इरोजन, भूमि का जो मिट्टी है वो बह सकती है, सिल्टिंग ऑफ द रिवर्स चैनल्स, और जो नदियां हैं उनमें ढेर सारी सिल्ट जमा हो जाएगी, बालू मिट्टी जमा हो जाएगी, जिससे वो चैनल्स खराब हो जाएंगे और पानी का जो मतलब कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ वाटर विल बी चेक्ड, रुक जाएगा. जो कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ वाटर है वो रुक जाएगा. देयर इज a greater need for conserving our non-renewable resources like minerals. मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको बचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. फर्स्टली, मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल, और इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट रिन्यू. फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल. रिमेंबर दिस, वी कैन नॉट रिन्यू देम मोर once they are used. Hence it becomes very necessary for us to conserve our mineral wealth at all costs. अब एक चीज, we take an example of petrol, of diesel. हम डीजल और पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं. इस एग्जांपल में देखते हैं कि एक बार पेट्रोल को हमने यूज कर दिया तो फिर दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते. हम एक बार कोयले को जला के राख बना दी तो फिर दोबारा उससे कोयला नहीं बना सकते. तो these resources are very important for human being, but they are very less, काफी कम है ये. So always when we use them, we should use them with a thinking. हमें एक सोच के साथ इनका यूज करना चाहिए. इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं से कम हो जाए और बाद में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही ना पाए. Secondly, our civilization and progress are based on our mineral resources. If they get exhausted, there is very likelihood to fear that the whole artifice of civilization will crumble. हम कभी कभी प्रकृति के साथ भी चालबाजी करते हैं. हमारे स्वभाव होता है कि हम प्रकृति के साथ भी चालबाजी करते हैं कि प्रकृति देख नहीं रही है, लेकिन प्रकृति सब कुछ देखती है. और हम अपने प्रोग्रेस के, अपने प्रगति के लिए इतना बुरी तरीके से यूज करते हैं इन रिसोर्सेज का कि कभी कभी इस तरह का भय पैदा हो जाता है कि कहीं पूरी की पूरी हमारी चालबाजी को ये प्रकृति समाप्त ही न कर डाले. ऐसा भी हो सकता है. Thirdly, in the modern times of conservation of the mineral resources has become very important as these reserves cannot last long in modern industrial age. जो आज की आधुनिक, एक imagine one thing,
एक चीज की आप कल्पना कीजिए कि कोई अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, लेकिन एक बार सारे अमेरिका से पेट्रोल को हटा लिया जाए तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, क्या होगा उसके बाद, जरा सोचिए। बिकॉज एवरी वॉरफेयर इन डिपेंड ऑन फ्यूल्स, जितने भी वॉरफेयर हैं, फ्रॉम प्लेन्स टू टैंक्स, आप प्लेन ले लीजिए, आप टैंक्स ले लीजिए, सब कुछ पेट्रोल से या डीजल से यानी मिनरल रिसोर्सेज से चलते हैं। यदि ये मिनरल रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे तो ताकतवर से ताकतवर देश भी धरती पे आ जाएगा। इस नाते इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज with the thinking of these mineral resources. In 1987, the Brundtland Commission report extensively mentioned the necessity of resources conservation and advocated the concept sustainable development for this purpose. एक रिपोर्ट आई, एक कमीशन की रिपोर्ट आई 1987 में, एक कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई कि किस तरह से इन रिसोर्सेज का हमको यूज करना है आवश्यकता के अनुरूप और किस तरह से इसका संरक्षण करना है जिससे ये देर तक कायम रह सकें। ये चीजें काफी देर तक हमारे काम आए। अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज आल्सो ए रिसोर्स, भूमि भी हमारा संसाधन है। और वी कैन से that we can live without petrol, we can live without coal, we can live without other resources, but we cannot live without land. हम लैंड के बिना रह ही नहीं सकते, because everything is on land. सब कुछ तो लैंड पे ही होता है, तो लैंड ही नहीं रही तो हम रहेंगे कहाँ? So in other words, it can be said that land is the most important, the greatest resource for the human being. Land is very important natural resource as it support natural vegetation, wildlife, human life, various economic activities, transport and communication system, etc. Land एक ऐसी चीज है जिस पर हम वेजिटेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जंगल उगते हैं, तमाम प्रकार की औषधियां होती हैं, वाइल्ड लाइफ इसी पे रहती है, जंगली जीवन इसी पे रहता है, ह्यूमन लाइफ इसी पे रहती है, वेरियस इकोनॉमिक जितने भी आर्थिक काम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑन लैंड, सब कुछ लैंड पे होती है। ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम इसी पे डेवलप किया जाता है। परंतु लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, एक बड़े महत्व की चीज है, एक प्रकार की संपत्ति है यह। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेज विद केयरफुल प्लानिंग। इसलिए जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका हम बड़ी सावधानी के साथ प्लानिंग करके विभिन्न प्रकार का उपयोग करें तो हमारे लिए ज्यादा ठीक होगा। लैंड यूटिलाइजेशन, अब भूमि का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है इसका एक पैमाना बनाया गया है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो भूमि का संसाधन है, हमारे पास जो भूमि है उसका जो निम्नलिखित प्रकार है उस तरह से हम उसका यूज करते हैं। जैसे फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिन पर भूमि मतलब जिस पे हम कल्टीवेशन खेती नहीं करते हैं, जैसे बैरन वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि होती है जिसको बैरन लैंड कहते हैं, इसको फॉलो अप लैंड भी कहते हैं, वेस्ट लैंड होती है। लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस एज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम उपयोग करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में, सड़कें बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, एटसेट्रा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, परमानेंट पास्चर फॉलो लैंड, मतलब फॉलो लैंड इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैरन लैंड। परमानेंट पास्चर मीन ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर मीन्स द लैंड इज यूज्ड टू ग्रेजिंग एनिमल्स। पास्चर लैंड वो लैंड होती है जो एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए, उसमें घास होती है पास्चर में, ग्रेजिंग लैंड भी इसको कहते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, वो भूमि जो नेट सोन एरिया मतलब जो बोई जाने वाली भूमि होती है उसके अतिरिक्त जो भूमि होती है उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स।
तो 5 साल से अगर कोई भूमि बोई नहीं जा रही हो तो उसको हम कहते हैं वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, फॉलो लैंड। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ बंजर भूमि। बंजर भूमि का प्रकार ही होता है करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर अदर देन करंट फॉलो left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. Net sown area. Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. अब पूरी जो बुआई की भूमि होती है जिस पर हम खेती करते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को देखें, हमने इसको रेड से मार्क कर दिया है कि पूरी भूमि का कितना हिस्सा क्या है। ऐसे आप देखते हैं तो 27% ऑफ द टोटल लैंड और माउंटेन्स, जो 27% हिस्सा है वो माउंटेन्स है, 43% ऑफ द टोटल लैंड इज प्लेन्स एंड 30% ऑफ द टोटल लैंड प्लेटू पठार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और 43% लैंड है, 27% माउंटेन्स है। ये तो आपका टोटल मतलब हिस्सा बना करके दिखाया गया है, उस फिगर को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब परसेंटेज में हियर इज अ फिगर, हियर इज आल्सो ए डाटा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, you can look at this data. Total forest in India was in 1960 to 1960, 61. Forest 18.11%, but now in 2002-3 22.57% increased. Area under non-agricultural area 4.95, 7.92. Barren and wasteland 12.01, 6.29. Permanent pasture and grazing land 4.71, 3.43. This is comparison from 60 to 2002. Tree crops and groups 1.50, 1.10. Cultivable waste 6.23, 4.41. Fallow other than current fallow 3.50, 3.82. Current fallow 3.73, 7.03. Net sown area 45.26 घट गई है। अब 1960 में 45.26 नेट सोन एरिया थी, अब 43.41 हो गई है, यानी ये एरिया घट गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस। एंड नाउ I am going to finish my lecture for today. The next part of the lesson will be taught to you in the next period. Thank you all, my dear students. कितनी देर का हुआ?